हेलो जय हिंद दोस्तों। एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं लगभग एक महीने के बाद, यानी पीछे एक महीने पहले वीडियो आया करती थी, अब क्लास काफ़ी दिन से बंद चल रही थी। उसका प्रबल कारण ये था कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही थी पहले, और कुछ टाइम अभी एक दो हफ्ते पहले हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उसके चलते क्लास डिले चल रही थी, है ना। तो अगेन वापस आए हैं चैनल पर और दोबारा से आपको क्लासें रेगुलर मिलना शुरू होंगी। तो अगेन हम क्लास को शुरू करने वाले हैं डाउट क्लास से, और ये डाउट क्लास का पार्ट 12 है। इसके पहले 11 पार्ट आप देख चुके हैं और हर पार्ट में हमने बेहतरीन न्यूमेरिकल साझा किए हैं आपसे, है ना। आपने उस पर बढ़िया प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है अपने। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, है ना। और 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 500 हालांकि ज़्यादा हो गए, 700 750। 500 के लिए आपको ढेर सारा प्यार, है ना, धन्यवाद। और भी अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। और आज की क्लास के दो बेहतर न्यूमेरिकल आपके सामने जो देख पा रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2006 और 2009 का फेवरेट रह चुका है यूपी बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर जो 2 लिया हुआ है वो 2006 और 2014 का फेवरेट रह चुका है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हम चाहते हैं कि आप इन क्लासों के बाद जब रेगुलर क्लासें आपको देखने को मिलेंगी तो उसके साथ हम मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे। एक गुड न्यूज आपको अगले वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए एंड तक, मजा आएगा, है ना। तो वो गुड न्यूज आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। क्या गुड न्यूज है वो गुड न्यूज बता ही देते हैं आपको। फिलहाल ये है कि प्रशांत सर से बात हुई है और वो केमिस्ट्री की भी क्लास कम से कम नहीं कुछ तो मॉडल पेपर तो सॉल्व करा ही देंगे, है ना। तो बेहतर कम से कम 5 मॉडल पेपर तो आपको इंटर के करवा देंगे और 5 ही कम से कम केमिस्ट्री में हाई स्कूल के भी मॉडल पेपर करवा दिए जाएंगे। फिलहाल जितनी कोशिश हो सकेगी हम आपकी बेहतर तैयारी करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल कह रहा है, एक बेलनाकार वायर है जिसे खींचकर उसकी लंबाई कितने परसेंट में इजाफा कर दिया जाता है, इंक्रीमेंट कर दिया जाता है 10%। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिरोध नहीं निकालना है, प्रतिरोध में परसेंटेज ग्रोथ निकालनी है आपको, है ना। तो इस सवाल को कैसे हैंडल करना है, तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। तो एक बेलनाकार वायर ले लीजिए, है ना। तो हमने एक बेलनाकार वायर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, जिसका मान लेते हैं अनुप्रस्थ काट का एरिया ए है ना, रेडियस ए, और लेंथ कितनी मान ली एल, क्योंकि इस सवाल में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, इसलिए एक वैल्यू को हमने दो वैल्यू को फिक्स कर दिया है। अब एक चीज और आप जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी धातु के तार को लेते हैं तो उसका एक अपना पदार्थिक गुण भी होता है, और उस पदार्थिक गुण को आप प्रतिरोधकता के नाम से जानते हैं, जिसे आप रो से लिखते हैं, रजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम इसका आर लिखना सिखाते हैं, तो इसका आर लिखते हैं पहले। तो आर इसका बोलो क्या लिखा जाएगा, तो आर बराबर क्या, हम इसका फार्मूला जानते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं, रो एल बाई ए। कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। आर बराबर रो एल बाई ए, समीकरण नंबर 1। अब आगे सवाल ने क्या कहा, इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। आगे कह रहा है इस तार को खींचा हमने। अच्छा, इसी तार को खींचना, ये बात याद रखनी है। इस तार को जब खींचेंगे तो एक बात तो कंपलसरी है कि इसका जो रेडियस है वो घट जाएगा और लेंथ बढ़ जाएगी। तो तार को यहाँ पे लिख देते हैं, तार को खींचने पर एक्चुअल में क्या होगा, ये दुबला हो जाएगा, मतलब पतला सा। और जब ये पतला होगा तो इसका एरिया भी बदल जाएगा, क्योंकि रेडियस बदल जाएगी, और इसका एल भी बदल जाएगा। और आप सभी याद हो तो रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ और एरिया पर चूंकि डिपेंडेबल है, इसका मतलब एल और ए के बदल जाने से आर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने सपोज कर लिया, मान लिया कि इसका जो एरिया हो गया वो ए डैश हो गया, और इसकी जो नई लेंथ आ गई वो एल डैश आ गई, ठीक है। अब सवाल को पढ़ते हैं, आगे क्या इसने बोला, लंबाई 10% बढ़ाई गई। लंबाई को बढ़ाने का जो डेटा है वो 10% है। दूसरी एक चीज, अच्छा इस पदार्थ का रो है तो इसका भी रो ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रो एक्चुअल में पदार्थ की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको एज अ थ्योरिकल याद होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को डील कर सकते हैं। वरना जिस प्रकार यहाँ रो लिखा गया तो आप यहाँ रो डैश भी लिख सकते हैं। अगर आप रो डैश लिख देंगे तो बस कहानी खत्म, है ना। इसलिए आपको समझना है कि कौन सी चीज बदलने वाली है और कौन सी चीज बदलने वाली नहीं है, ठीक। तो तार को खींचने पर क्या क्या हुआ, एरिया बदल गया, लेंथ बदल गई, पर रो नहीं बदला। तो इस समय इसका जो आर है वो क्या होगा, इस समय जो इसका आर होगा वो होगा रो एल डैश बाई ए डैश, है ना।
ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन ये है कि एल डैश और ए डैश के मैग्नीट्यूड क्या है। तो एल डैश और ए डैश के अपने को मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे, है ना। एल डैश का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए डैश का कैसे निकालेंगे, उस चीज को समझते हैं। तो एक चीज आप बता दीजिए, जब इस पदार्थ की लंबाई में खींच करके बढ़ाया गया तो हमने देखा ए भी बदल गया, एल भी बदल गया, रो नहीं बदला, आर बदल गया, है ना। इसको आर डैश मान लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इन दोनों केस में एक चीज कांस्टेंट है, जो इसका आयतन है। क्या आयतन कांस्टेंट रहेगा, तो इसका आयतन एक्चुअल में इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन बताओ क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए एल बराबर, इसका आयतन क्या लिखेंगे, ए इंटू एल, क्योंकि 2 डायमेंशन का ये, 1 डायमेंशन ये, तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आयतन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका आयतन इन बराबर में इसका आयतन, ए एल बराबर ए डैश एल डैश। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से ए डैश और एल डैश की वैल्यू कैसे निकालें। तो अब ध्यान से देखेंगे तो लंबाई में कितना इजाफा किया गया, 10%। तो पहले लंबाई कितनी थी, एल थी। कितनी लंबाई थी, एल। तो पहले की लंबाई में ही तो 10% इजाफा किया गया है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं तार को खींचने पर हुई वृद्धि कितनी हुई, एक बार यहां नोटिस करते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं डेल्टा एल, है ना। डेल्टा एल बराबर क्या लिखें बोलो, एल इंटू एल का 10% ही तो लेना है, तो 10% मतलब 10/100 आ जाएगा। ये सॉल्व कर देंगे तो एल/10 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब बारी है एल डैश लिखने की। एल डैश बराबर बोलो क्या लिखें, तो हम एल डैश बराबर लिख सकते हैं डेल्टा एल प्लस एल, है ना। डेल्टा एल की वैल्यू सॉल्व में कितनी आई है, एल/10 प्लस एल, तो ये आ जाएगा 11l/10। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को यहां तक आ गया होगा, है ना। तो एल डैश की वैल्यू कितनी निकल आई, 11l/10। इस वैल्यू को उठाइए और समीकरण 3 में रख दीजिए आकर के, समीकरण 3 से, है ना। तो समीकरण 3 से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकल आएगी, जो कि हम यहाँ रखने वाले हैं। ठीक, समीकरण 3 से देखेंगे ए एल बराबर ए डैश एल डैश, तो ए डैश तो ऐसे ही रख दीजिएगा और एल डैश की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 11l और बटे में 10, है ना। अब यहाँ से अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें तो एल से एल चला जाएगा। अब यहाँ से ए डैश निकालो तो क्या हो जाएगा, ए की गुणा 10 में हो जाएगी, तो मतलब ये हो जाएगा 10a और बटे में कितना, 11। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे को ये वैल्यू लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहां तक समझ आया, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो एल डैश की वैल्यू ये निकल आई है और ए डैश की वैल्यू ये निकल आई। इन दोनों वैल्यूओं को उठाइए और समीकरण 2 में आर डैश वाले फंक्शन में रख दीजिएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल डैश व ए डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण 2 में। और समीकरण 2 आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक, अब रखते हैं आर डैश बराबर रो, तो रो रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब एल डैश और ए डैश, एल डैश की वैल्यू बोलो कितनी है, ये रही 11l/10, 11l/10, है ना, बटे ए डैश की वैल्यू ये रही 10a/11। क्या आप देख पा रहे हैं इस सवाल को, नीचे तक नहीं दिख पा रहा है ना, ये छूट गया, थोड़ा मिसिंग है क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा है। तो हम आर डैश की वैल्यू को अलग लिखते हैं, इसे इधर से मिटा दे सवाल को, क्योंकि इधर कोई जरूरत नहीं अपने को। समीकरण 2 वाला फंक्शन याद रखें, ये जो दिख रही है आई डैश व ए डैश का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 ये है। समीकरण 2 में आर डैश बराबर बोलो क्या लिखें, रो तो रो रहेगा, एल डैश की वैल्यू यहां से रख दीजिएगा 11l/10 बटे बोलो ए डैश की वैल्यू ये रही 10a/11। कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला 11 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 10 इस 10 के साथ मल्टीपल में आ जाएगा, तो फिर बोलो क्या हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले चलते हैं, तो 11 की गुणा 11 से कर दीजिए 121 हो जाएगा, 121 और रो इंटू एल, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला 10 नीचे आएगा तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100, और ये वाला a बटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो आर डैश बराबर आ गया 121/100
और रो एल बाई ए। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देख पा रहे हो तो ये समीकरण 1 के बराबर है, जो कि हमने पहले बनाई हुई, जो मिटा दी हमने। ए बराबर सॉरी आर बराबर हमने लिखा था रो एल बाई ए, इसका मतलब ये वाला फंक्शन आर के बराबर है। किसके बराबर? आर के। इसका मतलब इसकी जगह लिख सकते हैं आर। अगर आप इसे देख सकते हैं तो ये आर ही तो लिखा हुआ है ना। अब ध्यान से देखते हैं, इसे इरेज करें, यहाँ कोई काम नहीं इसमें। अब ध्यान से देखें, आर डैश बराबर 121 बटे 100 आर, ये वैल्यू आ गई आर डैश की। हमें एक्चुअल में इस प्रतिरोध में क्या चीज निकालनी है? प्रतिशत वृद्धि। ये प्रतिरोध निकल के आ गया। अब प्रतिरोध में बढ़ोतरी कितनी, उसको कैसे निकाले? उसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये है अपने पास, क्या हम डेल्टा आर निकाल दें, यानी आर और आर डैश में कितना चेंज आया है। तो ध्यान से देखेंगे, डेल्टा आर बराबर क्या लिखेंगे बोलो? क्या आर डैश माइनस आर, है ना। अब आर डैश की वैल्यू सवाल में ये दे रखी है, तो आर डैश की वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा आर बराबर निकालने के लिए। तो डेल्टा आर जब निकालेंगे तो आर डैश की वैल्यू ये रख दीजिए 121 बटे 100 आर, है ना, माइनस आर, आर जो कि रेजिस्टेंस था, है ना, आर। अब ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 121 आर माइनस 100 आर बटे में 100। इसका मतलब जो वैल्यू बचने वाली है डेल्टा आर की, वो बचेगी 21 आर बटे 100, है ना। ये तो आ गया प्रतिरोध कितना बढ़ा। तो प्रतिरोध में बढ़ोतरी कितनी हुई? डेल्टा 21 आर बटे 100 की, यानी आर का 21/100 टाइम गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया क्योंकि लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता, ये बात तो आपको पता है। तो 10% बढ़ाया हमने, तो जो आर के साथ आर की कंपेयर में डेल्टा आर बढ़ा वो 21/100 टाइम बढ़ गया, है ना। अब मुझे निकालना है प्रतिशत वृद्धि। क्या निकालनी है? प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 100 से मल्टीपल करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, क्या लिखेंगे? डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, है ना। इस पर कितना बढ़ा वही चीज तो निकालनी है। तो बताओ क्या लिखें? 21 बटे 100 इंटू 100, है ना। 100 से 100 कैंसिल, तो बताओ प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 21%। अभी 21 आंसर नहीं लिखना है, 21% लिखना है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपका लॉजिकल आंसर है। मानते हैं कुछ टाइम लगा इसमें, 8-10 मिनट लगे हैं, पर बेहतरीन सवाल है। पेपर में पहले भी आ चुका है, तो मे भी इस बार भी बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो इसके जैसा बनेगा, ठीक है ना। तो इन सवालों को बनाते रहिए, इनमें कुछ खास ट्रिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। प्रॉपर सवाल है, 3 नंबर में पूछा जाएगा और नंबर आपको लेके आना है, ठीक। तो इसे रेस्ट करते हैं और पढ़ते हैं अगला सवाल। जैसे स्टेप वाइज इसको मिटा करके सॉल्व किया गया, आप भी उसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक समांतर पट्ट संधारित्र, पट्ट की जगह प्लेट भी रिजर्व कर सकते हैं, है ना। ध्यान से सुनेंगे इधर से। एक समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता 100 पिकोफैरड है, ठीक है। पीएफ का मतलब पिकोफैरड। इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा आवेशन के पश्चात बैटरी को हटा दिया जाता है और प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दी जाती है। संधारित्र पर नया विभवांतर तथा संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको थ्योरिकल फिजिक्स को बढ़िया से समझा है ना, तो यकीन करिए आप बहुत सरल लगेगा, पर अगर नहीं समझा तो फिर कोई गड़बड़ कर देंगे आप, है ना। तो चलो ध्यान से देखते हैं। एक समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता दे रखी है, तो धारिता को हम लिखते हैं C से, ठीक। और इस C की वैल्यू सवाल में कह रहा है 100 पीएफ है। 100 पीएफ को हम एक्चुअल में हम सभी न्यूमेरिकल लगाते हैं एसआई सिस्टम में। तो बताओ फिर इसे क्या लिख लिया जाए? 100 गुणे 10 की पावर -12 फैरड। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। आगे इसे 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। वोल्टेज कितना है? 600 वोल्ट, ठीक है। 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दी जाती है। तो याद रखना, कभी ना कभी आपने कंडेंसर को चार्ज जरूर किया होगा। तो जब प्लग में लगाते हो और प्लग से लगा करके बस निकाल लेते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज जिंक से हटा देने पर क्या उसका आवेश खत्म हो जाता है? तो नहीं, यानी हटा देने पर आवेश खत्म नहीं होगा। तो याद रखेंगे, चार्जिंग से हटाने पर आवेश नियत रहेगा, ये बात याद रखनी है। तो बैटरी हटा दी, आवेश नियत रहेगा, ठीक। आगे इसने कहा प्लेटों के बीच की दूरी आधी की गई। तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी तब की गई जब इसको पहले सॉल्व किया गया, है ना। तो हम बताएं पहले इसी वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए और इसमें ऊर्जा निकाल दीजिए।
कह रहा है संचित ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। परिवर्तन निकालने के लिए है कि आप पहली धारिता के लिए ऊर्जा निकाल लीजिए, फिर संधारित्र पर नया विभवांतरों बीच की दूरी आधी करने पर नई ऊर्जा निकाल लीजिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से U निकाल लेते हैं। U बराबर संधारित्र में संचित ऊर्जा, है ना। तो इसके लिए बताओ फार्मूला कौन सा लगा दे, हाफ CV स्क्वायर। आप हाफ QV सबने पढ़ रखा होगा, QV के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू के हिसाब से फार्मूले खोल देते हैं। तो ये निकला है हाफ CV स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। हाफ इंटू C की वैल्यू बोलो कितनी है, 100 इंटू 10 टू पावर माइनस का 12 इंटू V है 600 और 600 का आपको करना है स्क्वायर, है ना। तो 600 एक्चुअल में 2 बार समझो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, तो इसको तो यही पढ़ा रहने दो, मेरे ख्याल से इस नंबर को सॉल्व कर दो आप। केवल यहाँ पे 3 लिख दो, बाकी कुछ नहीं करना है। 3 गुणे 6 बताओ कितना हो जाएगा, 18। बाकी सबको हमने घात में रख लिया है, ठीक। तो 2 घात ये 4 और ये 2 घात 6, तो 10 की पावर 6 बन गया। और 10 की पावर 6 प्लस का बन गया, 10 की पावर माइनस 12 माइनस का है। तो जो आंसर आएगा वो 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक वैल्यू का आंसर करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये मान लीजिए U1 है ना, क्योंकि इसमें 2 केस हैं। एक तो नॉर्मल जो वैल्यू दे रखी उनके लिए निकालना है, फिर प्लेटों के बीच जब दूरी आधी करेंगे तो संधारित्र की धारिता और वोल्टेज दोनों ही बदल जाएंगे। देन आपको फिर से ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, देन परिवर्तन ज्ञात कर पाएंगे। तो हमने इसको मान लिया U1 है, ठीक है ना। अब आगे बात करें अगर हम, तो प्लेटों के बीच की दूरी आधी की गई। अब इसमें थोड़े से डेरिवेटिव आपको बातें याद होनी चाहिए। जब आपने संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी होगी तो एक फार्मूला आया होगा ये K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और इस फार्मूले में आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो कैपेसिटेंस है वो K पर भी डिपेंड है, D पर भी डिपेंड है और A पर भी डिपेंड है। K पर डिपेंड है समानुपाती, A पर डिपेंड है समानुपाती, पर D पर डिपेंड है व्युत्क्रमानुपात के रूप में। इसका मतलब ये है अगर ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घटेगी। और K और A जब बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा, और K और जब A घटेंगे तब ये घटेगा। तो ध्यान से देखो, प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी गई, यानी D की जगह 1/2 हो गया है। तो वास्तव में तो एक्चुअल में 2 पर चला जाएगा। इसका मतलब जो धारिता है वो 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे थ्योरिकल लिखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहले तो 2 चीजें आपको यहाँ से आंसर करनी है। एक तो विभवांतर भी बताइए, फिर ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। तो ऊर्जा में परिवर्तन बाद में करते हैं, पहले विभवांतर को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहले वो लाइन लिखते हैं, प्लेटों के बीच दूरी आधी करने पर। जब प्लेटों के बीच दूरी आप आधी करेंगे तो एक्चुअल में यहां पर कुछ ऐसे इसको सिखाया जाता है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, है ना। क्योंकि ये उसी फार्मूले से हमने कट किया है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D से। अब ध्यान से देखो, इसका C से D का क्या रिलेशन है कि D की अगर वैल्यू घटेगी तो C की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर हम यहां से नया C निकाले तो D आधा हो रहा है ना। तो बताओ फिर C बराबर 1 बाई, और D की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 तो एक्चुअल में ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब जो धारिता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे C डैश मान लो, ठीक रहेगा, या हाँ C डैश ही मान लो। C डैश बराबर एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 2C। क्या हो जाएगा, 2C। अब C का विभव से क्या रिलेशन है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे ने ये फार्मूला जरूर पढ़ रखा होगा, C बराबर Q बाई V। तो हम लिख सकते हैं V बराबर Q बाई C। अभी एक चीज बताई थी हमने कि जब आवेशन के पश्चात बैटरी को हटा देंगे तो ये Q कांस्टेंट रहता है, मतलब Q पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर Q कांस्टेंट है इसका मतलब हम इस चीज को ये लिख सकते हैं, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब जो विभवांतर है वो C के व्युत्क्रमानुपात में है, यानी अगर C बढ़ेगा तो V घटेगा, या कह ले C घटेगा तो V बढ़ेगा। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया यार। तो ध्यान से देखेंगे, अब यहां से मान लेते हैं V डैश। V डैश बराबर बोलो क्या लिखेंगे, तो V डैश बराबर लिखा जाएगा 2C। V डैश बराबर क्या लिखेंगे, एक्चुअल में लिख हो जाएगा ये, अरे ये तो थ्योरिकल है यार, इसको कैसे समझाएं, मेरे ख्याल से आप ऐसे ही देख लीजिएगा। अगर C घटेगा तो V बढ़ेगा, और C बढ़ेगा तो V घटेगा। तो C हो गया है 2 गुना, C हो गया है 2 गुना, तो वोल्टेज हो जाएगा आधा, वोल्टेज हो जाएगा आधा। तो जो V डैश होगा, V डैश वो पहले का आधा हो जाएगा। पहले का आधा का मतलब है कि पहले कितना था 600,
पहले कितना था 600 और 600/2 हो जाएगा क्योंकि सी डैश एक्चुअल में 2c है, मतलब दोगुना हो गया है। तो जब आधा हो जाएगा तो नया जो बी डैश आएगा वो वैल्यू आ जाएगी 300 वोल्ट। कितनी आ जाएगी 300 वोल्ट। धारिता तो दोगुनी हो गई। जैसे अब यहाँ से सी की वैल्यू अगर तुमसे पूछे तो एक्चुअल में आंसर ये है 2 इंटू और सी की वैल्यू ये रही, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 200। क्या लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ये हो गई सी डैश की वैल्यू और ये हो गई नए विभवांतर की वैल्यू। जो अगर पूछा जाए आपसे नया विभवांतर तो आंसर ये कर सकते हैं। अब कहानी है कि अंतर निकालना है ना, तो U2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा U2, और U2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहां से लिखते हैं, ध्यान से देखें U2 बराबर क्या लिखें बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। तो हम फार्मूला यहां लिखे दे रहे हैं U2 बराबर हाफ सी डैश वी डैश स्क्वायर। ठीक है ना। अब बताओ क्या लिखे, हाफ सी डैश की वैल्यू कितनी लिखे, ये लिखी है 200 गुणे 10⁻⁻12 इंटू वी डैश स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 100। ठीक है, बाकी वैल्यू का गुणा कर लीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 2 घातें बच गई तो 2 की घातें 4 हो गई। 2 घात और घात की होती है गुणा, तो 2 दूनी 4 और 4 और ये 2 घात 6, 6 -12 प्लस का 6 -12 है ना, तो -12 से प्लस का 6 घटा दीजिए तो माइनस का 6 आ जाएगा। यानी जो U2 आएगा वो ये आ जाएगा 9 गुणे 10⁻⁻6 जूल, है ना। मुझे ना ही U1 चाहिए था और ना ही सवाल में U2 चाहिए था, हमें तो परिवर्तन निकालना था, है ना। तो परिवर्तन को हम डेल्टा U से मार्क कर देते हैं। कहां से मार्क कर ले, डेल्टा U से। और डेल्टा U बराबर लिखेंगे तो दिख पाएगा आपको, दिख रहा है ठीक। डेल्टा U बराबर लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे, ये U1 है और ये U2 है, तो क्या लिखेंगे U1 माइनस U2, है ना। अब चाहो तो इनकी वैल्यू भी लिख सकते हैं आंसर करके। तो बताओ क्या लिखें, डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2। तो जो डेल्टा U की वैल्यू है U1 माइनस U2, U1 की वैल्यू बोलो 18 गुणे 10⁻⁻6 माइनस 9 गुणे 10⁻⁻6। तो जो डेल्टा U की वैल्यू आएगी सवाल की वो आ जाएगी 9 गुणे 10⁻⁻6, क्योंकि घटाने और जोड़ने पर घातें कॉमन रहती हैं, नंबर सिर्फ देखे जाएंगे। तो 18 से 9 घटा दीजिए 9, 10⁻⁻6 को हमने कॉमन कर लिया। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जो नया विभवांतर था उसकी वैल्यू 300 वोल्ट, क्योंकि धारिता की जब दोगुनी हुई तो वोल्टेज आधा हो गया। और जब ऊर्जा में परिवर्तन, तो दोनों ऊर्जाएं हमने निकाल ली, एक बार प्लेटों की दूरी आधी करने से पहले और एक बार आधी करने के बाद। आधी करने से पहले की जो ऊर्जा थी वो 18 गुणे 10⁻⁻6 जूल है, और आधी करने के बाद जो ऊर्जा है वो U2 बराबर 9 × 10⁻⁻6 जूल है। जब हमने चेंज ऑफ एनर्जी निकाली तो चेंज ऑफ एनर्जी निकालने में हमने मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को निकाल दिया और रिजल्टेंट आंसर देखा कि 9 × 10⁻6 जूल आ गया। तो एक्चुअल में आपकी जो किताब के आंसर है वो V डैश और डेल्टा U है, जो कि फाइनल टच है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। हालांकि कोशिश करते हैं अब क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी, और जैसे जैसे हम पेपर के नज़दीक जाएंगे आपको पेपर का ढेर सारा मटेरियल डेली क्लास में प्रोवाइड होता रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और भी अपने दोस्तों को ऐड करते रहिएगा, है ना। मज़ेदार क्लास होने वाली है, आप आराम से अपना फ्यूचर या जो भी अपना भरोसा है हम पर जता सकते हैं। यकीन करिए हम आपके लिए बेहतर कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।